मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड में आए इमोशनल ट्विस्ट से करनी है। आज कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी और ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां अर्पिता मुखर्जी के सामने जैसे ही कैमरा पहुंचा, उनके आंसुओं की धार फूट पड़ी। कैमरे पर थिरकने वाली अर्पिता ईडी के शिकंजे में गाड़ी से भी नहीं उतर पा रही थी, गिर पड़ी। बाद में व्हीलचेयर मंगाई गई, उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया। हालांकि चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन इस बीच ईडी ने करप्शन कांड की बहुत सारी परतें खोल दी। इसके बाद इस केस में लग्जरी गाड़ियों की एंट्री हुई और करप्शन की ब्लैक मनी को वाइड करने के भी कई सारे हथकंडों से पर्दा उठा। आज की कवर स्टोरी में हम ब्लैक मनी के पूरे ट्रेल से पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए इस करप्शन कांड में आज सामने आए अर्पिता के आंसुओं का अफसाना। मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। मॉडल मंत्री और मनी के करप्शन थ्रिलर में इमोशन का ये नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट लाई है इस थ्रिलर की नायिका अर्पिता मुखर्जी, जो रूटीन चेकअप के लिए जब अस्पताल पहुंची तो मीडिया का कैमरा देखते ही उनके एक्टिंग का हुनर जाग उठा। अर्पिता को पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल लाया गया था। गाड़ी अस्पताल की गेट पर रुकी। पहले तो एक-एक कर सुरक्षाकर्मी गाड़ी से बाहर आए, लेकिन जैसे ही कैमरा ने अर्पिता को फोकस में लिया, आंसुओं वाले एक्शन की भरमार दिखने लगी। गाड़ी का शॉट पूरा होने के बाद अब अर्पिता को गाड़ी से उतरना था, लेकिन ये क्या, सुरक्षा कर्मियों के सहारे गाड़ी से बाहर निकलती अर्पिता अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही और गाड़ी के दरवाजे पर ही गिर गई। गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन अब देखिए अर्पिता के इस सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। फौरन एक व्हील चेयर लाई गई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया, क्योंकि गाड़ी से गिरने वाले सीन में अर्पिता अपने पैर जख्मी कर बैठी थी। इसीलिए व्हील चेयर पर भी उनके पैर को एक गार्ड सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया, जहां वो बेहोश हो गई। मेडिकली फिट बताकर वापस ईडी के लॉकअप में भेज तो दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कैमरा देखकर रोई हैं अर्पिता? क्योंकि इसके पहले भी जितनी बार हुआ है, जब भी उनको गाड़ी में बैठाया या उतारा गया है, जब कैमरास नहीं थे, तब तस्वीरें कुछ अलग ही रही थी। रूटीन चेकअप के बाद अर्पिता जब अस्पताल से बाहर आई, उस दौरान भी उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी में बैठने के दौरान उनसे लगातार सवाल होते रहे, लेकिन वो शायद डायलॉग के लिए तैयार नहीं थी। अर्पिता की बोलबे? अर्पिता काका के रखेगा चाहिए कि बोलबे? अर्पिता की बोलबे? क्या बोलना चाह रही है अर्पिता? अरे तब क्या? अर्पिता के साथ ही इस करप्शन थ्रिलर के नायक पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को भी लाया गया था। उन्हें भी व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी पूरे सजग थे और मीडिया भी मुस्तैद। बार बार सवाल पूछने पर आखिरकार पार्थ बोल ही पड़े। दादा सामने ना छोड़ा यार। बात तो पार्थ खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं और उनकी करप्शन पार्टनर उन्हें केस का मास्टरमाइंड। और इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए ईडी रात दिन एक कर रही है।
मंत्री और मॉडल का कच्चा चिट्ठा बेनकाब करने के लिए इन दोनों से जुड़े लोगों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी के राडार पर इस वक्त पार्थ चैटर्जी के पूर्व पीए सुकांता आचार्य हैं, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो बीमारी का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए हैं। और दूसरे नंबर पर है बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, जिनसे ईडी कई राउंड के सवाल जवाब कर भी चुकी है। कैश कांड में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस मामले की जांच में आयकर विभाग और डीआरआई की भी एंट्री हो सकती है। साथ ही इस मामले में ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आयकर विभाग ने इस मामले में गिरफ्तार अर्पिता की पिछले 5 साल की आईटीआर तलब की है। साथ ही छापेमारी के दौरान बरामद एक सीडी दिखाकर भी मंत्री पार्थो से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में घूस की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। ईडी पार्थ और अर्पिता से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें इस करप्शन कांड की परतें भी एक एक करके खुल रही है। पूछताछ के दौरान ही अर्पिता के बेलघुरिया में 2 और फ्लैट्स की जानकारी मिली। इसे ईडी ने सील कर दिया है। जल्द ही सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा सकता है। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी सोसाइटी के 1A टावर में रेड हुई, जहां 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद हुए। फिर 27 जुलाई को बेलघुरिया के क्लब टाउन में 2 फ्लैट्स में रेड हुई। ब्लॉक 2 के फ्लैट 2A में कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्लॉक 5 के फ्लैट 8A से 27 करोड़ 90 लाख रुपए का जखीरा बरामद हुआ। इसके बाद कोलकाता के चिनार पार्क की रॉयल रेजिडेंसी में मौजूद अर्पिता के एक और फ्लैट पर रेड हुई। इसी में अभी जानकारी मिल रही है, कुछ नहीं मिला है। टॉलीगंज के डायमंड सिटी में रेड के दौरान ईडी के ऑफिसर्स को लग्जरी गाड़ियों के बारे में पता चला अर्पिता के, लेकिन ये गाड़ियां उनकी गिरफ्तारी के बाद से गायब हैं। करप्शन क्वीन मानी जा रही अर्पिता कैश और गोल्ड के अलावा लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन थी। टॉलीगंज में रेड के दौरान ईडी को 4 लग्जरी गाड़ियों का पता चला था, लेकिन ये गाड़ियां अब लापता हैं। डायमंड सिटी से जो गाड़ियां लापता हैं, उनमें एक है ऑडी A4, दूसरी है मर्सिडीज बेंज, तीसरी कार होंडा सिटी है और चौथी होंडा CR-V। इनमें 2 गाड़ियां तो अर्पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। लग्जरी कार में हुआ काला धन पार। इन 4 लापता कार का पता लगाने का प्रयास कर रही है ईडी, और उसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में कैश भी बरामद हुआ था, वहां से ये 4 गाड़ियां लापता हैं। इसके लिए अब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ईडी का ये मानना है कि हो सकता है कि इन्हीं में काला धन भी छुपाया गया हो। बेलघोरिया में हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों के कागज भी बरामद हुए हैं, जिससे करप्शन के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के नए तरीके का भी पर्दाफाश हुआ है। बेलघोरिया में रेड के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से रियल एस्टेट से जुड़े कागज मिले, जिससे ये लग रहा है कि काले धन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। इससे पहले ब्लैक को व्हाइट करने वाली अर्पिता की 12 शेल कंपनीज का पता चल चुका है। यही नहीं, ओडिशा और तमिलनाडु में मीडिया प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश के सुराग मिले हैं। इसके साथ ही काला धन को सोने और गहने में भी निवेश किए जाने का अंदेशा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थो चैटर्जी से न सिर्फ तीनों मंत्रालय छीन लिए, बल्कि पार्टी के महासचिव पद से भी हटा दिया। ममता ने तीनों मंत्रालय अपने पास रखे हैं और पार्टी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हो सकती है। अभी तो ये मामला बहुत लंबा जाने वाला है, और इसलिए लंबा जाने वाला है क्योंकि बहुत से चेहरे आने वाले हैं, उनके घरों पर रेड होने वाली है और वहां से भी हो सकता है जखीरा निकले। अब मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं उस MiG-21 की, जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए उड़ता हुआ ताबूत बन गया है। अब बहुत हो गया। ये पुराना फाइटर जेट कब तक हमारे वायुसेना के पायलट्स की जान लेता रहेगा? कल भी राजस्थान के बाड़मेर में
एक MiG-21 क्रैश हो गया जिसमें एयरफोर्स के 2 पायलट्स की मौत हो गई। अपने पायलट्स को एयरफोर्स खास तौर पर ऐसी ट्रेनिंग देती है कि प्लेन के क्रैश होने की हालात में सिविलियन आबादी को हमेशा बचाए रखना है। और इस दुर्घटना में भी कल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस जगह पर यह फाइटर जेट क्रैश हुआ उसके बिल्कुल पास में ही एक गांव था जिसकी आबादी लगभग 2500 बताई जा रही है। अगर इस गांव में ये फाइटर जेट क्रैश होता तो बताया जा रहा है पायलट बच जाते क्योंकि वो इजेक्ट हो जाते, लेकिन पता नहीं कितने ग्रामीण इस हादसे का फिर शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और ये खास तौर पर ध्यान रखा कि किसी भी नागरिक को कोई चोट ना आने पाए। एबीपी न्यूज इन दोनों जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक MiG-21 क्रैश होते रहेंगे और हमारे जाबाज पायलट ऐसे ही मारे जाते रहेंगे? क्या अब इन पुराने विमानों को रिटायर करने का वक्त नहीं आ गया है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, करनी चाहिए भी, जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि MiG-21 एयरक्राफ्ट कितना पुराना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तत्कालीन सोवियत संघ ने 1955 में MiG-21 बनाया था। पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों ने इस विमान को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। भारत में MiG-21 फाइटर प्लेन 1963 से वायुसेना में शामिल किए गए थे। MiG-21 भारत का अब तक का सबसे ज्यादा सेवा देने वाला एयरक्राफ्ट है। जब से ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तब से विवादित रहा है और लगातार हादसों का शिकार होता रहा है। भारतीय वायुसेना में 870 से ज्यादा MiG-21 फाइटर जेट थे और इनमें से 500 से ज्यादा क्रैश या दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। अभी भी भारतीय एयरफोर्स के पास 100 के करीब मिग है। इन हादसों में 180 से ज्यादा पायलट्स की मौत हुई है। क्रैश की वजह से 39 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। MiG-21 के साथ समस्या यही है कि बहुत पुरानी तकनीक के ये विमान हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोवियत संघ ने इन्हें 1955 में बनाया था। पुरानी तकनीक होने की वजह से इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, बहुत ख़राब है। 1985 में इनका उत्पादन बंद हो गया, इसकी वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। ये एक ही इंजन पर यानी सिंगल इंजन पर चलने वाला विमान है। इसकी वजह से हादसे की स्थिति में कोई बैकअप नहीं होता। ज़्यादातर हादसे लैंडिंग के वक्त होते हैं क्योंकि इसकी लैंडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि भारतीय वायुसेना से ये MiG-21 विमान कब हटेंगे, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, ये कब हटेंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रशिया का ये MiG-21 विमान है उसने खुद इसे अपनी एयरफोर्स से 1985 में ही हटा दिया था। यहाँ तक कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ भी अपनी एयरफोर्स से इस प्लेन को हटा चुके हैं, लेकिन भारत के आसमान में अभी तक उड़ रहे हैं। हालांकि इन्हें भारतीय एयरफोर्स से भी 90 के दशक के मध्य में हटना था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। भारतीय वायुसेना इन विमानों को 2025 तक हटाना चाहती है और ये योजना है कि इन विमानों की जगह एयरफोर्स के पास राफेल या तेजस जैसे विमान होंगे। रक्षा मंत्रालय ने 2021 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ रुपए की डील की ताकि एयरफोर्स को 83 तेजस फाइटर जेट्स मिल पाए। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट जो है वो 3 साल के अंदर मिल जाएगा और सभी विमान 2030 तक मिल जाएंगे। यानी वायुसेना में जब तक नए विमान नहीं आते पुराने कैसे हटेंगे? और MiG-21 के अभी तक ना हटने की बड़ी वजह आपके सामने है। इसीलिए जब राफेल सौदे पर सवाल उठ रहे थे तो रक्षा विशेषज्ञ इन सवालों को देश के खिलाफ बता रहे थे, क्योंकि इसी वजह से बहुत लंबे समय तक वायुसेना को ढंग के विमान नहीं मिल पाए और हमारे पायलट ऐसे ही जान गंवाते रहे। साल था 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। दुर्भाग्य से भारत ये युद्ध हार गया। दूसरी तरफ अमेरिका के दम पर पाकिस्तान लगातार भारत से उलझ रहा था।
भारत को ये लग रहा था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान से युद्ध होकर रहेगा, जो आगे जाकर 1965 में हुआ भी। हालांकि चीन से युद्ध लड़ने की वजह से देश की वित्तीय हालत पहले से ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की। सोवियत संघ ने भारत की मदद की और भारत की कई शर्तें मान भी ली, जिसमें भारत में ही इस एयरक्राफ्ट के उत्पादन की शर्त रखी गई थी। लेकिन तब से अब तक यही मिग भारत में क्रैश का दूसरा नाम बन चुका है। कल राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। इसमें 2 एयरफोर्स के पायलट की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक ये क्रैश रात को 9:10 पर हुआ। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है, लेकिन जिन 2 पायलट्स ने सर्वोच्च बलिदान दिया है वो चाहते तो अपनी जान बचा लेते, लेकिन इस सूरत में उन्हें विमान को 2500 की आबादी वाले गांव पर क्रैश करना होता। इसमें बहुत से गांव वालों की जान जा सकती थी, लेकिन विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन गांव वालों की जान बचाई। हालांकि इस घटना के साथ ही ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि अभी तक एयरफोर्स ने इन हवाई जहाजों को रखा क्यों है, क्योंकि इनका बहुत खराब सेफ्टी रिकॉर्ड है। मेरे नन्हे, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मेरी शर्टिया। और नन्हे, नन्हे घर आओ मेरे पुत्रे। और हर्षी ने भी आना है, मेरे पुत्रे दी जोड़ी टूटी है, और मेरे राम लखन दी जोड़ी टूटी है। हमको अपने बेटे पे बहुत ज्यादा फक्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। जो उसका बचपन का एम था, फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था। अद्वितीय ने अपने सपनों को हासिल किया, एयरफोर्स में पायलट बने, पूरे जम्मू का नाम रोशन किया, लेकिन अब अचानक एक उड़ते हुए ताबूत ने उनका बलिदान ले लिया। एबीपी न्यूज़ इस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के घर के बाहर है। घर के अंदर लगातार मातम का माहौल है। उनके परिजन, उनके दोस्त और उनके जानने वाले लगातार इस घर में पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके पिता और जो उनके भाई हैं वो इस समय घर पर नहीं है, क्योंकि वो इस पायलट का पार्थिव शरीर लेने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शनिवार को ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर लोगों का पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। MiG-21 है, तो ये लगता है को 5-6 दशक के पहले का होगा। तो इतनी अब जो सोफिस्टिकेटेड हो गई है आर्मी, तो ये पुरानी चीजें जो है इनको अवॉइड करना चाहिए गवर्नमेंट ने। कुछ न कुछ तो ऐसा होना कि, क्योंकि ऐसे बच्चे निकलते बड़ी मुश्किल है, मिलते बड़ी मुश्किल है। फिर इतना करके अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना देश के लिए ना घर के लिए। मैं तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, पढ़ने में होशियार, डेडिकेटेड बच्चा था, अच्छा बच्चा था। अब देखो भगवान की मर्जी है ना। परिवार तो पूरा टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सदमे में, गहरे सदमे में, बहुत पेनफुल था। सारों गिल्टी है हुई है, ऐसा भगवान किसी के साथ मत करे। सवाल ये है कि अद्वितीय बल हो या फिर मोहित राणा या एयरफोर्स का कोई और पायलट, कब तक वो ऐसे ही इन असुरक्षित मिग विमानों की बलि चढ़ते रहेंगे? हालांकि ये MiG-21 अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन बावजूद इसके इनकी सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ ने MiG-21 विमान उड़ाया था। BS धनोआ अकेले ही इस विमान में सवार हुए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसमें विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 ही उड़ा रहे थे।
जिससे उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान को उन्हें सकुशल रिहा करना पड़ा। इसके बाद सितंबर 2019 में BS धनोआ ने फिर अभिनंदन वर्तमान के साथ भी MiG-21 की उड़ान भरी थी। लेकिन इन सब के बावजूद मिग की उड़ान पर अब भरोसा नहीं होता। और इसीलिए ये यक्ष प्रश्न है कि ये कब हमसे दूर होगा। मास्टर स्ट्रोक में अब मौसम के ग्लोबल संकट की समीक्षा करेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि अरब के दो देशों के 2 बड़े बड़े शहरों में बाढ़ आ गई हो? ऐसा हुआ है। और सिर्फ ये नहीं है, अमेरिका में तो दोहरा संकट छाया हुआ है। अमेरिका के एक राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा है, दूसरे राज्य का बड़ा हिस्सा कई दिनों से आग में झुलस रहा है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक प्रकोप जो है वो बरस रहा है। भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियां उफान पर है। लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। धरती पर कुदरत की दोहरी मार पर हमने आज ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए कुदरत का ये कहर दुनिया के हर एक इस वक्त देश पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धरती पर बरस रहा है प्रकृति का प्रकोप। बरसात बन गई है अंतरराष्ट्रीय बर्बादी। धरती पर कहीं पानी तो कहीं आग। मौसम का चक्र बन गया है संकट का चक्रव्यूह। अपने देश में भारी बारिश की वजह से नदियों में सैलाब आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की एक नदी में अचानक आए सैलाब में 5 युवक फंस गए। भारी बारिश की वजह से अरब के रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान भी सैलाब की मार से सिसक रहा है। अमेरिका की केंटकी में भारी बारिश की वजह से मकान पूरी तरह से डूब गए। अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में बीते 15 दिनों से जंगलों की आग रफ्तार के साथ फैल रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन की चिकली नदी में भारी बारिश की वजह से अचानक फ्लैश फ्लड आ गई। फ्लैश फ्लड आने से पहले नदी में पानी कम था तो ये सारे युवक तस्वीरें उतारने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन अचानक आई फ्लैश फ्लड में फंस गए। इलाके के लोगों की नजर पड़ी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के सहारे पीली टी शर्ट पहने इस लड़के को लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। इसी तरह दूसरे को भी बाहर निकाला गया और फिर तीसरे युवक को भी सुरक्षित बचा लिया गया। धन्यवाद सारे लोगों का, बहुत अच्छा। आखिरी बच्चा भी रेस्क्यू कर लिया है। धन्यवाद इन सभी लोगों का। ये लोग सारे के सारे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज 5 जिंदगियां बचाई है। नदी में तस्वीरें लेने कुल 5 युवक गए थे जिनको एक एक करके नदी से बाहर निकाल ही लिया गया। बहुत अच्छा। आखिरी बच्चा भी रेस्क्यू कर लिया है। ये 5 बंदे थे, मैंने बहुत टाइम पहले देख लिया था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी। तो उसके बाद ये लोग को समझ नहीं पाए थे। मैं नदी आगे बिल्कुल नदी खाली थी, पूरी नदी जी। मैं वहाँ रुका हुआ था लेकिन इन्होंने कोई भी हिम्मत नहीं की और ड्रामा करते रहे, तमाशा करते रहे जी। आपस में फोटो उतारते रहे। हिमाचल प्रदेश की भयावह तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इससे भी बुरा हाल है संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ 2 दिन से भारी बरसात ने तबाही मचाकर रख दी है। बर्बादी की ये तस्वीरें फुजायरा शहर की है। बाढ़ के साथ वही गाड़ियां सड़कों पर जगह जगह पड़ी हैं। सैकड़ों बर्बाद हो चुकी है। शारजाह में 2 दिन इतनी तेज बारिश हुई कि कालबा इलाका डूब चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पहुंची गाड़ियां भी पानी में जैसे तैसे निकल रही हैं। फुजायरा शहर में ही 3800 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।
लोग जान बचाने के लिए घरों से निकल रहे हैं तो सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं। जान बचाने की कोशिश में बाढ़ का पानी जानलेवा बन रहा है। यूएई जैसा हाल कतर की राजधानी दोहा का भी है। दोहा में 2 दिन से लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। दोहा के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। रेगिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जुलाई के महीने में यहाँ बारिश नहीं होती और इतनी भारी बारिश तो बहुत ही कम होती है। बलूचिस्तान में भी बाढ़ ने बर्बादी मचा दी है। जून के महीने से ही यहाँ रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बीते 1 महीने से बलूचिस्तान में बाढ़, सड़कें, पुल सब कुछ अपने साथ बहा ले गई है। 4000 मकान बाढ़ में बह गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 330 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कैंटकी के एपलाशिया राज्य में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आ गई। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बस्तियों में घुसा कि बड़े बड़े ट्रक और कार भी उसके साथ बह गए। पानी की धार कई मकानों की बुनियाद उखाड़कर उसे अपने साथ बहा ले गई। कैंटकी प्रशासन के मुताबिक बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। We had to swim out, and it was cold. It was over my head, so yeah, it was scary. कैंटकी में बाढ़ से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में पानी अभी तक नहीं उतरा है। रेस्क्यू के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। I was like, I don't want this apartment to buckle with me in it, so I just kind of was like, I'd rather be in the woods than be inside the apartment. कैंटकी में पानी ने तबाही मचाई है तो कैलिफोर्निया में आग ने जंगल और बस्तियां स्वाहा करने की ठान ली है। कैलिफोर्निया के योसेमिटे नेशनल पार्क के जंगलों में बीते 15 दिन से आग लगी हुई है। आग 75 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली है। 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। बीते 15 दिन से फायर फाइटर्स आग से जूझ रहे हैं। It's very steep, rugged terrain, so all that can lead to heat exhaustion and heat illness. भारत के राजस्थान से लेकर अरब के रेगिस्तान तक बाढ़ है। अमेरिका में बाढ़ और आग की दोहरी मार है। रेगिस्तान में हो रही बारिश और कई यूरोपीय देशों सहित अमेरिका में बरस रही आग जलवायु परिवर्तन से धरती पर आने वाले बड़े संकट का संकेत ही तो है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यूपी के योगी सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने ऐलान किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट अब नहीं बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है कि राज्यों में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा। 2022-23 में 1.5 लाख करोड़ राजस्व का लक्ष्य भी रखा गया है इसी समीक्षा बैठक में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।